हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पूछे जाते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च एसोसिएट, और ये सिर्फ केमिस्ट्री वाले पर्सन्स के लिए होता है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आंसर्स बताए तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी, लेकिन आंसर्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू से। जो जनरली ये जो इंटरव्यू होता है ये 30 to 45 मिनट्स हमारा चलता है, जिसमें जनरली 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड मतलब पूछते हैं क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, जिसमें आपके बारे में पूछेंगे कि आपने कॉलेज कहाँ से किया है, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछेगा वो हमारा पूछेगा टेक्निकल राउंड से। और जो थर्ड क्वेश्चन पूछेगा वो होता है हमारा एनालिसिस से, कि आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हो किसी भी मॉलिक्यूल को या रिएक्शंस को। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा टेक्निकल और एनालिसिस राउंड। यही डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है या बेकार गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल राउंड से कि टेक्निकल राउंड में क्या पूछेगा। एक्चुअली टेक्निकल राउंड में हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। उसमें सारे मोस्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। अब होता क्या है ना कि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है केमिस्ट्री में, ये कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते कि क्या पूछ लेगा। लेकिन इंडस्ट्री में ना कुछ कॉमन रिएक्शंस होती है जो हर इंडस्ट्री में चलती है। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ रिएक्शन का। सबसे पहले जो होता है हमारा जो रिएक्शन होता है वो होता है हमारा एसिड अमीन कपलिंग। एसिड अमीन कपलिंग ये करते हैं जनरली, यह हर रिएक्शन में होता है, एसिड अमीन कपलिंग होती है। ठीक है, ये एक टाइप का सीएन कपलिंग है। और एक और बुक और दूसरा होता है बुकवर्ड कपलिंग, ये भी एक सीएन टाइप की कपलिंग है, बुकवर्ड कपलिंग। ये रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप प्रिपेयर कर लेना, बुकवर्ड कपलिंग, सीएन कपलिंग। और दूसरी तीसरी है हमारी सुजुकी कपलिंग। सुजुकी कपलिंग ये तो बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है सुजुकी कपलिंग, जो सीसी कपलिंग होती है। इसके बाद जो हमारा पूछेगा वो उससे पूछेगा ग्रिग्नार्ड से। ये जनरली जो हम इंडस्ट्री में करते हैं, ग्रिग्नार्ड हो गया, ब्यूटाइल लिथियम हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा H2PD से पीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है। हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक। फिर उसके बाद नेम रिएक्शंस पूछ लेते हैं। ठीक। नेम रिएक्शंस में बताऊंगा आगे की कौन कौन से पढ़नी है आपको। नेम रिएक्शंस पूछेंगे। फिर फाइनली पूछ सकते हैं कि प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन में भी आपको सबका नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुजुकी रिएक्शन के बारे में, सुजुकी रिएक्शंस के बारे में, कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर है वो हमारा पूछ लेगा। तो सबसे पहले पूछ लेगा, यही पूछेगा कि व्हाट इज अ सुजुकी रिएक्शन। लिख देता हूं मैं इधर, व्हाट इज सुजुकी रिएक्शन। ये पूछ सकता है हमारे कि व्हाट इज सुजुकी रिएक्शन, सबसे पहले तो यही पूछेगा। सेकंड, इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना वो होता है कैटेलिस्ट से रिलेटेड, कि किस टाइप का कैटेलिस्ट आप यूज करते हो। जैसे कि कैटेलिस्ट में भी बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है। कौन विच टाइप ऑफ कैटेलिस्ट यू हैव यूज। जनरली क्या होता है कि हम टेट्राकिस यूज करते हैं, पैलेडियम एसीटेट करते हैं, PDDBA3 कॉम्प्लेक्स यूज कर देते हैं। तो विच टाइप ऑफ कैटेलिस्ट, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। मैं नहीं बता रहा कि कौन कौन से कैटेलिस्ट होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। पैलेडियम का टेट्राकिस होता है PPH3 4 पैलेडियम एसीटेट। ठीक है। इस टाइप का कैटेलिस्ट होते हैं, जनरली हम यूज करते हैं सुजुकी रिएक्शन में। और इम्पोर्टेंट बात कैटेलिस्ट में, कि आप जौन सा भी कैटेलिस्ट यूज किए हो उसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। ठीक है। चाहे जौन सा भी यूज हो, चाहे अगर मैंने टेट्राकिस किया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, अगर पैलेडियम एसीटेट किया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ये आपको पता होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैलेडियम जो कैटेलिस्ट है उसका कौन सा एक्टिव फॉर्म होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटेलिस्ट पूछते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटेलिस्ट। जो आपने पढ़ा है कि जो एक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, पैलेडियम जीरो वाला, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटेलिस्ट क्या होता है सुजुकी रिएक्शन में। ठीक। नेक्स्ट इसमें पूछता है कि हम कि डी गैस क्यों करते हैं। एक्चुअली सुजुकी रिएक्शन जब लगाते हैं ना तो उसमें डी गैस करते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं। तो वो पूछेगा कि नाइट्रोजन पर्जिंग क्यों करते हैं। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। इसमें भी ये भी पूछेगा कि समटाइम्स क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट भी पूछ लेते हैं
सॉल्वेंट क्या होता है, समटाइम्स हम क्या लेते हैं, टोलिन और वाटर का कॉम्बिनेशन भी लेते हैं, टोलिन प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ये पूछ सकता है कि अगर आप वाटर ले रहे हो तो इसमें पर्जिंग क्यों कर रहे हो, पर्जिंग क्यों कर रहे हो, पर्जिंग, वाई यू आर डूइंग पर्जिंग इन केस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं वो आपसे, मैकेनिज्म पूछ सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या होती है सुजुकी रिएक्शन की। मैकेनिज्म में भी ये जो होते हैं ना उसके स्टेप्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, ट्रांसमेटलेशन होता है, ट्रांसमेटलेशन, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर एक और होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे वो वर्कअप से रिलेटेड पूछेंगे क्वेश्चन, वर्कअप कैसे किया आपने सुजुकी रिएक्शन का। अब देखो क्या होता है कि अगर हमें पे थ्योरेटिकल नॉलेज है हम तो थ्योरेटिकली सब कुछ बता देते हैं, लेकिन अगर किसी ने रिएक्शन परफॉर्म नहीं की और वो जाके बोल देता है कि मैंने किया है सुजुकी रिएक्शन, तो उसमें होगा क्या कि वो वर्कअप में आपको फंसा लेगा कि आपने वर्कअप कैसे किया। तो ये याद रख लेना, वर्कअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ वर्कअप कैसे करते हैं। वर्कअप हम स्लाइड से पास करके, स्लाइड से हमने पास कर दिया और उसको क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक्वस वर्कअप के, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर उसका एक्वस वर्कअप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे वो क्या पूछ सकता है सुजुकी रिएक्शन में, वो आपको ना प्रोडक्ट दे देंगे एक, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट दे देंगे और बोलेंगे उसके रिएक्टेंट क्या लोगे आप सुजुकी रिएक्शन में। कहने का मतलब है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि रिएक्टेंट क्या लोगे, मतलब कि आप कौन सा बोरोनिक एसिड लोगे, बोरोनिक एसिड, और क्या हेलाइड लोगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। कि आपको पता तो होना चाहिए कि किसका बोरोनिक एसिड लेना है, किसका हेलाइड लेना है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सुजुकी रिएक्शन में ना एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब हम टेट्राकीस यूज करते हैं ना, पैलेडियम का PpH3 फोल का कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं ना, तो होता क्या है, इसमें ना एक बहुत ही ज्यादा यूवी इंटेंस कंपाउंड बनता है, यूवी इंटेंस कंपाउंड बनेगा, तो बोलेगा कि वो यूवी इंटेंस कंपाउंड क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। एक्चुअली ये जो टेट्राकीस है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसी का ऑक्साइड बन जाता है, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, इसी का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाता है। तो ये आप याद रख लेना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सुजुकी रिएक्शन में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ना आप कुछ और कपलिंग रिएक्शन होती है कार्बन कार्बन, जिसमें क्या होता है, सोनो-गेशीरा कपलिंग होती है, सोनो-गेशीरा, ये भी इंडस्ट्री में होती है, सोनो-गेशीरा और स्टीले कपलिंग भी एक बार देख लेना अच्छे से कि क्या होती है। तो इसी के साथ आपको ना कार्बन कार्बन कपलिंग वाला पोर्शन हो जाएगा खत्म। तो सुजुकी रिएक्शन तो सीसी कपलिंग का था। एक रिएक्शन होती है हमारी बुकवर्ड कपलिंग, बुकवर्ड कपलिंग में भी सब कुछ सेम पूछेंगे, सब कुछ सेम होता है। एक इसको भी आप देख लेना, बुकवर्ड कपलिंग सब कुछ सेम है सुजुकी जैसा ही, बस उसमें बोरोनिक एसिड वगैरह नहीं लेते। बुकवर्ड कपलिंग में क्या होता है कि सीएन कपलिंग होता है, सीएन कपलिंग होगा और इसमें भी पैलेडियम का कैटलिस्ट ले लेते हैं, पैलेडियम का कैटलिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और बेस लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा एसिड अमीन कपलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कपलिंग है, सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में यूज होती है यही होती है, एसिड अमीन कपलिंग। तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एसिड अमीन कपलिंग में सबसे पहले तो यही पूछेगा कि कौन कौन से रिएजेंट से आप करते हो एसिड अमीन कपलिंग, तो मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला होता है हमारा DCC, ठीक है, दूसरा होता है हमारा EDCHCl, ठीक, इनसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है हमारा धातु, और इसी का एक और डेरिवेटिव होता है HBTU, और इसके अलावा हम यूज करते हैं पाइबॉप, और भी रिएजेंट होते हैं, इन सब के बारे में पूछ। तो देखो DCC में सब क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि फुल फॉर्म है क्या, ठीक है। इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, EDCHCl की, H2 की, HBTU की, बॉप की, इन सब की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, इसका मैकेनिज्म, सबका, इन सब का क्या पूछेंगे, मैकेनिज्म। इसमें भी क्या पूछेंगे, इसमें EDCHCl में भी इसकी फुल फॉर्म, मैकेनिज्म, इसमें भी फुल फॉर्म, मैकेनिज्म, पाइबॉप में भी फुल फॉर्म और मैकेनिज्म, ठीक। और नेक्स्ट जो चीज़ पूछेंगे, इनका स्ट्रक्चर, DCC VCC का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं आपसे। हाटू का तो बहुत पूछते हैं, इन सब का भी स्ट्रक्चर पूछते हैं, ठीक। तो इन सब के स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लेना। और इनके अलावा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इनके साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट क्या होता है DCC रिएक्शन का, EDCHCl का क्या होगा, H2 का क्या होगा साइड प्रोडक्ट, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। पाइबॉप का क्या होता है, ठीक। और उसके बाद क्या पूछ सकता है, उसके बाद जो नेक्स्ट पूछ सकता है एसिड अमीन कपलिंग में, वो ये पूछ सकता है कि कंडीशंस क्या होती है, किस कंडीशन में आप लगाओगे। फोर्थ आपसे ये पूछेगा कि जब हम DCC और EDCHCl यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम एडिटिव यूज़ करते हैं साइड रिएक्शंस को रोकने के लिए।
तो वो एडिटिव कौन सा होगा ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो these आर द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एसिड अमीन कपलिंग। जो मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है हाटू की कपलिंग में। हाटू की कपलिंग से आपसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। हाटू की फुल फॉर्म क्या है, हाटू का मैकेनिज्म करवा लेंगे, ठीक है। और हाटू के सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे साइड प्रोडक्ट्स। साइड प्रोडक्ट पूछेगा, जो यूरिया बनता है ना, यूरिया यूरिया और एचओबीटी बनता है वो पूछता है। और कभी कभी तो इसमें एलसीएमएस में साइड प्रोडक्ट का वो भी पूछ लेता है कि कितने पे आएगी एम बाई जेड की पीक की वैल्यू। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाथू वाला, क्योंकि मोस्टली जो पीपल्स होते हैं वो हाथू से ही करते हैं एसिड अमीन कपलिंग। तो जो मोर इंटरव्यूअर का जो मोर फोकस होता है वो हाथू से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। डीसीसी और एडीसी एचसीएल उतना नहीं करते हैं। हाथू हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन रिएजेंट है एसिड अमीन कपलिंग के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो एसिड अमीन कपलिंग में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको बहुत अच्छे से परखने के लिए क्या बोलेगा कि मुझे एसिड और अमीन की तो कपलिंग करनी है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी रिएजेंट यूज नहीं करना, ठीक है, रिएजेंट यूज नहीं करना। तो किस तरीके से कपलिंग करेंगे ये भी आपसे पूछ लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा किस तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, एसिड का एसिड क्लोराइड बना लेते हैं और फिर उसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम अमाइन के साथ, तो रिएक्शन हो जाती है और ये विदाउट एनी रिएजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि किस तरीके से हम एसिड और अमीन की कपलिंग करेंगे विदाउट एनी रिएजेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड अमीन कपलिंग से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो नेक्स्ट वो आपसे नेम रिएक्शंस के ऊपर पूछेंगे कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन परफॉर्म की है। तो जो आपने किया आप वो बता सकते हो, लेकिन जो जनरली इंडस्ट्री में जो नेम रिएक्शन होती है वो जनरली ये 6 नेम रिएक्शन कॉमन होती है, जिसमें पहला होता है मित्सुनोबू रिएक्शन, दूसरा होता है एपिल रिएक्शन, तीसरा है क्लिक रिएक्शन, फोर्थ है हमारा विटिंग रिएक्शन, फिफ्थ है हमारा साइमन सिमिथ रिएक्शन और सिक्स्थ है हमारा कर्टियस रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन में जो ऊपर की जो 4 रिएक्शन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा, ये तो आप करके ही जाना। इन सारी रिएक्शन में सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि मित्सुनोबू रिएक्शन है क्या या फिर कर्टियस रिएक्शन है क्या। तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ, व्हाट इज द रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज द रिएक्शन, ये सबके लिए कॉमन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या पूछ सकता है वो, व्हाट इज द रिएक्शन। सेकंड वो आपसे पूछेगा कि रिएजेंट क्या यूज करते हैं इसमें, ठीक, रिएजेंट्स के बारे में पूछेंगे। थर्ड वो पूछेगा कि इसका साइड प्रोडक्ट्स क्या होगा, मतलब कोई भी रिएक्शन पूछा, जैसे मिट्सुनोबू पूछा तो मिट्सुनोबू का साइड प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमें पता है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। इसी तरह की से एपिल रिएक्शन है तो उसका साइड प्रोडक्ट क्या है, उसका भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। क्लिक रिएक्शन में क्या होगा, विटिंग रिएक्शन में क्या होगा, इन सब में साइड प्रोडक्ट्स वो पूछेगा। फोर्थ ये पूछेगा कि अगर कोई इसमें इंटरमीडिएट हो रहा है फॉर्म तो उसके बारे में पूछ सकता है कि वो इंटरमीडिएट क्या है। जैसे कि मैं बात करूँ कि विटिंग रिएक्शन में हमारा जो इंटरमीडिएट होता है वो बीटेन होता है, बीटेन होता है, ठीक है, बीटेन नाम का एक वो इंटरमीडिएट होता है, उसके बारे में वो पूछ सकता है। फिफ्थ वो हमसे ये पूछ सकते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है या नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं कि सपोज करो कि आपसे ये पूछ लिया कि मिट्सुनोबू रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी या नहीं होगी, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सिमिलरली वो विटिंग रिएक्शन में ई और जेड के बारे में पूछ सकता है कि ई और जेड कब बनेगा। तो हमें पता है कि वो इलाइड अगर स्टेबल होता है तो हमारा क्या होता है, वो हमारा ई एल्कीन बन जाता है, अदरवाइज क्या बन जाता है हमारा, अदरवाइज वो जेड एल्कीन बनता है। तो इस तरीके से वो पूछ सकता है, ठीक है। इसमें एक रीअरेंजमेंट और जोड़ लो जिसका नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, ये रीअरेंजमेंट है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ये भी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक टाइप का रीअरेंजमेंट है, इसको भी आप देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ सकता है कि वो स्टार्टिंग मटेरियल्स आपसे पूछ सकता है। स्टार्टिंग मटेरियल मतलब कि शायद वो आपको कोई प्रोडक्ट दे दे और उससे पूछे कि स्टार्टिंग मटेरियल बनाओ, इनसे क्या क्या होंगे। तो ये बहुत सारे, ये जो 6 पॉइंट थे ये आप याद रख लेना, इन्हीं पे से वो क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में कि जनरली हम रिडक्शन भी परफॉर्म करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों ने यूज़ किया है या नहीं किया। तो आप लोगों को भी पता है कि जनरली हमारे पे क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहला तो आपने पढ़ा है कि LaH, ठीक है, दूसरा है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक, और इसके अलावा भी आपने पढ़ा होगा सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, ठीक। फिर फोर्थ हो गया हमारा लिथियम बोरोहाइड्राइड, भी आपने देखा होगा लैब में। फिफ्थ आपने देखा होगा B2H6, ये इस फॉर्म में नहीं होगा एक्चुअली में, ये BH3 THF कॉम्प्लेक्स के नाम से होता है, THF, या फिर इसी को भी SME या इस फॉर्म में भी होता है, ये BH3 SME2 के फॉर्म में भी होता है, ठीक।
और एक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टैब। ये क्या होता है? स्टैब क्या होता है कि सोडियम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड। ठीक है। तो स्टैब के बारे में सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि इसका यूज़ किस लिए होता है। तो स्टैब का यूज़ होता है रिडक्टिव एमिनिएशन के लिए। मैं इसको लिख देता हूँ, रिडक्टिव अमीनिएशन के लिए। दूसरा, वो रीजियो सेलेक्टिविटी आपसे पूछ सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपको एक कंपाउंड दे देंगे जिसमें दोनों ग्रुप होंगे। कौन कौन से होंगे? एसिड ग्रुप भी होगा और हमारा क्या हो जाएगा, एस्टर ग्रुप भी होगा। अब वो बोलेंगे कि मुझे एसिड का रिडक्शन करवाना है, एस्टर का नहीं करवाना। पहली कंडीशन ये दे सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ये दे देंगे कि मुझे एसिड का नहीं करवाना, एस्टर का करवाना। तो इस केस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे? तो मैं बता दूं आपको कि जो एसिड होता है हमारे लिए, उसके लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं जनरली हम डाइबोरन के कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि BH3 THF वाला ले सकते हैं आप। ठीक है। B2H6 ले सकते हैं। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं। ठीक। एस्टर एस्टर के लिए हम जनरली लिथियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ही है, आप याद रख लेना। जैसे कि अगर मेरे पे एसिड और एस्टर दोनों होंगे, तो मुझे अगर एसिड का करवाना है तो मैं BH3 लूंगा, वो क्या करेगा, एस्टर को नहीं करेगा। अच्छा, अगर क्या होगा, अगर मैं LAH ले लूँ, बोले कि अगर LAH ले लोगे तो क्या होगा, तो आपको पता है कि LAH दोनों का बोथ का रिडक्शन कर देगा, दोनों का कर देगा, तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसके अलावा LAH में आपसे वर्कअप के बारे में पूछ सकते हैं कि वर्कअप किस तरीके से किया आपने LAH का। तो आपको पता होगा कि LAH के बहुत टाइप के वर्कअप होते हैं। पहला होता है कि एक्वस वर्कअप कर सकते हैं, अगर क्वांटिटी कम है, मिली स्केल में कर सकते हैं। तो एक्वस में मतलब अमोनियम क्लोराइड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन करा के फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। दूसरा होता है फिशर वर्कअप। ठीक है, फिशर वर्कअप भी होता है इसका। तीसरा होता है सोडियम सल्फेट से भी करते हैं कुछ लोग। तो इस तरीके से वर्कअप से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि सॉल्वेंट क्या लिया है आपने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। जैसे LAH के लिए आप सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हो, जैसे कि इसमें हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे THF हो गया। और हम डाईथाइल ईथर ले सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। सिमिलरली अगर अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है तो उसके लिए आपने क्या लिया है, तो उसके लिए आपको पता है आप मिथेनॉल और इथेनॉल लेते हैं जनरली सॉल्वेंट। तो आप इसमें से भी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें जो LAH है, LAH में तो आप एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, एप्रोटिक, और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोटिक ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं आप, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, और इनमें बोल सकता है कि ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे वीक कौन सा है। आपको बता दूं कि जो दो सबसे ज़्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारे पे, वो है स्टैब और सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। ये बहुत ही ज़्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सिर्फ इमाइन कॉम्प्लेक्स का करते हैं। किसका करते हैं? इमाइन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का ये रिडक्शन करते हैं। तो इसीलिए रिडक्टिव एमिनिएशन में हम स्टैप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, इमीन फॉर्मेशन होता है, इमीनियम आयन फॉर्मेशन होता है। तो ये सब था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, और ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप देख लेना एक बार। हाँ, इसके अलावा ना वो आपसे डाइबल के बारे में भी पूछ सकते हैं, डाइबल H के बारे में। ठीक है, ये मैं भूल गया था बताना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। एक्चुअली ये पार्शियल रिडक्शन करता है, तो इसके बारे में भी आपसे खूब क्वेश्चन पूछेंगे कि डाइबल को किस तरीके से यूज़ करना है, इसकी हैंडलिंग, क्योंकि -78 में यूज़ करते हैं। तो डाइबल के बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। तो नेक्स्ट वो ना आपसे हाइड्रोजनेशन के ऊपर पूछेंगे। तो पूछेंगे कि आपने इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। तो जनरली क्या होता है हमारा, H2 पलेडियम और चारकोल यूज होता है, H2PDC के फॉर्म में यूज होता है, रेने निकल भी यूज होता है। ठीक है, ये टाइप के होते हैं। और भी क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं, जैसे आयरन और जिंक और टिन HCl ले लेते हैं। ये सारे HCl में है। आयरन इन एसिटिक एसिड भी ले लेते हैं। ठीक है, जिंक HCl ले लेते हैं, जिंक HCl। तो इस टाइप के आपसे पूछ सकते हैं हाइड्रोजनेशन के रिएजेंट क्या यूज करते हैं। इन सारे में जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है H2PDC और रेने निकल। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पायरोफोरिक है। क्यों पायरोफोरिक है? पायरोफोरिक का मतलब कि ये आग पकड़ते हैं। जब क्या होता है ना, H2PDC अगर ड्राई हो जाता है, ड्राई, तो ये फायर कैच करता है। तो अक्सर यही पूछते हैं क्वेश्चन में कि आपने इसका वर्कअप कैसे किया। वर्कअप में ये आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है, फायर कैच क्यों करता है, ये पूछता है। तो आप ये एक बार देख लेना कि क्यों पकड़ता है। दूसरा, आपसे ना इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो ना आपको एक सबस्ट्रेट दे देंगे, लाइक इस तरीके से कि आपको ना एक नाइट्रोबेंजीन दे दिया इस तरीके से। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन दे दिया,
और बोलते हैं कि इससे एनालीन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो देखो कोई सा भी डाल दो, इसमें यही रीजन डाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कि एनालीन बन जाता है। समटाइम्स और अगर वो ज़्यादा चालाकी करेगा तो वो ज़्यादा क्या चालाक करेगा कि यहाँ पे वो फ्लोरो फ्लोरो ग्रुप लगा देगा। अब ये पूछेगा कि अब क्या H2PDC से करोगे, तो होता है क्या है ना कि जब फ्लोरो ग्रुप लग जाता है ना तो H2PDC हम यूज़ नहीं करते। उसके केस में हम जनरली क्या करते हैं, मेटल का कैटेलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आयरन इन एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, होता है क्या है कि अगर H2PDC ले लेंगे ना तो वो डेस फ्लोरो हो जाता है, इसलिए हम नहीं लेते हैं H2PDC। इस केस में हम आयरन इन एसिटिक एसिड ले लेंगे और हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजनेशन। और H2PDC का यूज डी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है, ये भी देख लेना आप एक बार। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में भी पूछ सकता है। रिड्यूसिंग पूछेगा तो ऑक्सीडेशन भी पूछ लेगा। ऑक्सीडेशन में पूछ लेगा कि आपने रिएजेंट कौन कौन से यूज़ किए। इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस रिएजेंट्स पूछ सकता है। तो आप बता सकते हो कि पीसीसी है, पीडीसी है, डीएमपी है। तो डीएमपी में भी याद रखना कि इसमें भी एक आईबीएक्स नाम की कोई चीज़ होती है जो पायरोफोरिक होता है। इसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो ऑक्सीडेशन में हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है स्वान ऑक्सीडेशन। स्वान ऑक्सीडेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मेनली जो इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था वो रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजनेशन वाला था। इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे पायरोफोरिक रिएजेंट के बारे में। पायरोफोरिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड RMGX और ब्यूटाइल लिथियम के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों की वो क्या पूछेंगे कि आपने हैंडल कैसे किया। ठीक है, रिएक्शन कैसे लगाई इनकी, ये सब भी पूछ सकते हैं। इनकी क्वेंचिंग पूछेंगे कि आपने इसमें इसको कैसे क्वेंच किया। ठीक है, क्वेंचिंग H2PDC की भी पूछ सकते हैं। क्वेंचिंग पूछेंगे, इनका वर्कअप पूछेंगे। ग्रिग्नार्ड की तो आपसे कन्वर्जन्स पूछेंगे। कन्वर्जन्स कैसे पूछेंगे कि आपको बोल देंगे कि कोई सा भी ग्रुप दे देंगे, जैसे कि अब मान लो कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया, ये दे दिया आपको फॉर्मेल्डिहाइड। बोलेंगे अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड में RMGX डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। RMGX मान लो कि CH3MgBr डाल दें तो क्या होगा, ये इससे आपका प्रोडक्ट पूछ लेंगे। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन पूछेंगे। इनका वर्कअप 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 बहुत अच्छे से याद रख लेना। इनका वर्कअप कैसा होता है। इनका वर्कअप होता है अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से ना, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन से इनका वर्कअप करते हैं। तो एक बार वर्कअप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ब्यूटाइल लिथियम फायर कैच करेगा, RMGX भी फायर कैच करेगा, इसलिए इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रखते हैं। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्यूटाइल लिथियम किस लिए यूज होता है, वो बेस के लिए यूज होता है, ये भी पूछ लेता है वो समटाइम्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पायरोफोरिक। नेक्स्ट वो आपसे जो बच गया है वो है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। देखो ये टॉपिक खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें इतना ज़्यादा टॉपिक है, वो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पूछ सकता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो है, वो जाके आप आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आप देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमारा बच गया है प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। इसमें क्या पूछेगा वो आपको पता ही है। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन में सबसे पहले पूछेगा, दो ही के बारे में आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन की प्रोटेक्शन और ऑक्सीजन, जिसमें आपका आता है बॉक प्रोटेक्शन। ठीक है, CBZ प्रोटेक्शन, PMB प्रोटेक्शन। ठीक है, और भी दो चार प्रोटेक्शन है, उनके बारे में आप देख लेना। जनरली इनसे क्वेश्चन ना कम ही पूछते हैं, तो एक बार फिर भी आप देख लेना कि क्या होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन था, रिएक्शन वाला, सिंथेसिस वाला, वो वाला मैक्सिमम पोर्शन मैंने बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट वो पूछेगा आपसे एनालिसिस वाला पार्ट। ठीक, स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछते हैं लेकिन वो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन एनालिसिस आपसे जरूर पूछेंगे। एनालिसिस में भी सिर्फ और सिर्फ आपसे वो NMR पूछेगा। देखो NMR में वो आपसे सॉल्वेंट पीक के बारे में पूछ सकता है कि DMSO की रेजिडुअल पीक कितनी आएगी, CDCl3 की कितनी आएगी। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट का ना वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो आपको ना एक स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा इसकी डेल्टा वैल्यू लिख के दिखाओ सबकी। ठीक है, तो इस तरीके का वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट वो पूछेगा एसिडिक प्रोटॉन्स के बारे में। एसिडिक प्रोटॉन का मतलब, एसिडिक प्रोटॉन के बारे में, एसिडिक प्रोटॉन मतलब D2O एक्सचेंज के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक, ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट वो पूछेगा कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर, कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर। ठीक, कपलिंग कांस्टेंट में आपसे वो J वैल्यू के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, सिस एंड ट्रांस के ऊपर पूछ सकते हैं कि सिस एंड ट्रांस का कैसा पता लगाएंगे J वैल्यू से। ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वो पूछ सकता है, वो पूछेगा डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटीन, डायास्टीरियोटॉपिक
प्रोटोन के बारे में पूछेगा। ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन क्या होता है कि अगर सपोज करो कि मेरे पे ये कायरल सेंटर है, उसके बगल में अगर 2 हाइड्रोजन है, तो होता क्या है ना कि ये दोनों हाइड्रोजन का अलग अलग सिग्नल आता है, 2 डिफरेंट सिग्नल आते हैं। बस यही चेक करना चाहता है कि आपको ये पता है या नहीं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते भी हैं डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन के बारे में। तो एनएमआर में बस इतना ही पूछते हैं, और इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, उसको तो आप रट लेना उसका एनएमआर। उसका वो सॉल्वेंट है हमारा इथाइल एसीटेट। इसका तो रट के जाना आप एनएमआर। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर बनाओ और इसके एनएमआर को प्रिडिक्ट करो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस पोर्शन, और इसमें इससे ज़्यादा वो एनालिसिस में पूछते नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और इसके अलावा मैंने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें भी बहुत मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।